हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। बीपीएससी एई और यूपीपीएससी एई के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे हिंदी का सेट। इससे पहले हमने दो सेट्स कवर किए हैं। फर्स्ट सेट में हमने डिस्कस किया था वर्णमाला के बारे में, सेकंड में हमने डिस्कस किया था वर्तनी के बारे में। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है संधि, संधि या फिर संधि विच्छेद, दोनों देखेंगे हम लोग। उससे पहले ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो, आप चाहे थोड़ा कम पढ़ो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन उसको आप बार बार रिवाइज करते रहो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो तो फिर माइंड से वो स्लिप होने लगता है। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, अगर आपको एग्ज़ाम में सफल होना है तो सबसे एक मूल मंत्र है कि आप जितना भी पढ़ते हो उसको बार बार जितनी बार आप कर सको उतनी बार आप रिवाइज करो, जब तक आप एग्ज़ाम में सफल ना हो जाओ। तो एग्ज़ाम क्लियर करने का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने का एकमात्र यही मूल मंत्र है, मैक्सिमम रिवीजन। कम पढ़ोगे थोड़ा कोई बात नहीं, बट एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है भाई, रिवाइजिंग मोर एंड मोर टाइम्स। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और संधि के बारे में देखते हैं। संधि बेसिकली क्या होता है कि जब संधि का नाम से क्लियर है कि किसी दो चीज़ों को के आपस में हम संधि करवाते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, दैट इज व्हाट संधि इज। और विच्छेद मीन्स, संधि विच्छेद मीन्स कि ज्वाइंटेड वर्ड को हम सेपरेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। संधि मीन्स ज्वाइन करना, संधि विच्छेद मीन्स ज्वाइंटेड को अलग अलग करना। संधि विच्छेद से इंपॉर्टेंटली एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। जहाँ भी हिंदी का प्रश्न होगा उसमें आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन से समझ गए हैं कि संधि क्या होता है और संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो वर्ड जब जुड़ते हैं आपस में तो जो कॉम्बिनेशन होता है या फिर मर्जिंग होता है वो सिर्फ फर्स्ट के लास्ट वर्ड में और सेकेंड वाले के फर्स्ट वर्ड में ही होता है। बाकी इसके फर्स्ट या इससे अलावा और के जितने भी वर्ड होंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दे का दे ही रहेगा, ये लय का लय ही रहेगा। सिर्फ ये वो और आ के बीच में मर्जिंग होगा और इसी से एक नया वर्ड बनेगा, और इससे जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं हम संधि। ठीक है, तो इन्हीं दो के मर्जेंस की वजह से एक नया वर्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं विकार या फिर परिवर्तन। और यही हमें रूल देखना है कि क्या मिलने से क्या होता है। तो संधि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अगर रूल्स अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें अगर आपको मान लो एग्जांपल्स आपने नहीं भी देखे हैं तो भी अगर आपको रूल्स याद है कि किसके मिलने से क्या बनता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। संधि को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि अब नाम से ही क्लियर है। स्वर संधि मीन्स कि स्वर मतलब दो स्वर मिल रहे हैं आपस में। जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये इसका लास्ट वर्ड और इसका पहला वर्ड, ये दोनों अगर स्वर है तो ये स्वर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है संधि का पहला वर्ण यदि स्वर्ण हो, स्वर हो तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे नव जोड़ आगत, इसमें क्या है, वो जो है वो अ, मतलब यहाँ पे अ आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या हो गया, स्वर संधि हो गई। याद रखिए फुल वर्ड होगा, फुल वर्ड कभी भी जितने भी व्यंजन है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो स्वर से ही बनते हैं। तो आप इसको ये मत समझना कि ये वो है तो ये व्यंजन हो गया, नहीं। ये वो आप जब प्रोनाउंस करोगे, इसको जब आप स्पेल करोगे तो वो अ निकलेगा लास्ट में से, तो ये फुल वो को प्रोनाउंस करने में लास्ट में अ आता है, इसीलिए ये स्वर कहलाता है। हाँ, इसमें अगर ऐसे हलंत लग जाए तो अब ये कि इसका मतलब क्या हुआ, ये वो तो है लेकिन ये आगे जो स्वर यूज हो रहा है अ बोलने के लिए, वो बोल रहे हैं ना, वो अ, तो अ को हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ वो ही है, इसमें अ मतलब हम स्वर का इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, उस केस में ये व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, लेकिन हलंत लग जाने का मीनिंग ये हुआ कि आधा है। ठीक है, हाफ है। देखेंगे जैसे ये वाक है, इसमें तो ये क जो है वो हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क अगर ये पूरा क होता तो ये क्या कहलाता, स्वर कहलाता, कि स्वर से एंड हो रहा है, लेकिन इसमें हलंत लग गया मीन्स इसका जो अ पार्ट है वो इसमें नहीं है, मतलब ये अब ये व्यंजन कहलाएगा। तो ये मूल अंतर है जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि जैसे हमने क्लियर किया कि अगर पहला वर्ण जो है वो व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग में जिसमें विसर्ग हो, मतलब जैसे कि नह हो गया, इसमें तह हो गया, तो ऐसा अगर हो लास्ट का वर्ड तो ये तीनों के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग स्वर संधि, डिटेल में तीनों को डिस्कस करते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम समझ गए कि स्वर संधि
स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। अब देखिए हमने तो ये देखा कि स्वर संधि में दो स्वर का मेल हो रहा है, मतलब एक पहला जो वर्ड है उसका स्वर और आखिरी वर्ड के पहला वर्ड का स्वर, इन दोनों स्वर के मिलने से जो चेंज आ रहे हैं, जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। लेकिन ये कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, चेंज जो आएगा वो हो, ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ पहले वाले में चेंज हो, बाद वाला एज इट इज रहे। ये भी हो सकता है कि सेकंड वाले में आए, फर्स्ट वाले में ना हो। ये भी हो सकता है कि दोनों में ही चेंज आए, दोनों मिलके एक नया दूसरा वर्ड बन जाए, जो पहले का स्वर था वो भी और बाद वाले का स्वर था वो भी, वो दोनों आपस में ना रहे, तीसरा ही वर्ड बन जाए। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला एज इट इज रहे, सेकंड वाले में सिर्फ चेंज आए। ये भी हो सकता है कि सेकंड वाला सेम रहे, फर्स्ट वाले में चेंज आए। ठीक है, तो ऑल द कंडीशंस आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड टाइम। डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो पहले इसको 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। प्रश्न क्या पूछा जाता है? एक तो आपसे पूछ लेगा कि संधि का प्रकार, आपको दे देगा उदाहरण कि भाई ये है, इसमें बताओ कौन सा संधि है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मतलब आपसे पूछे कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, वो तो आसान हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन देगा कि दीर्घ, अभी स्वर संधि के ही कौन सा टाइप है, पूछ लेगा वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यन संधि है या दीर्घ संधि है। तो उस समय आपको इसके रूल्स पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस नोट को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम लोग एक बार स्वर संधि के सारे टाइप्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम इस नोट पे आएंगे दोबारा। पहला डिस्कस करते हैं दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से क्लियर है, हर्ष या फिर दीर्घ। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, अ ई उ के पश्चात अगेन अ ई उ आए, मतलब पहला वाला जो संधि विच्छेद में पहला वर्ड है, इसका जो स्वर है वो भी अ ई उ है, और दूसरे वाले का भी जो पहला वर्ड है वो अ ई उ है। मतलब इसका लास्ट वर्ड और इसका पहला वर्ड यदि अगर अ ई उ में से कोई भी है एक, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, आ, ई और उ बन जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये 2 चीज़ खाली याद रखना है, अ, ई और उ, ये हो गया हर्षु। या फिर जो है हर्षु, अब ये सेम रिपीट हो रहे हैं, तो मर्जर के बाद क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ये हर्ष ई से दीर्घ ई बन जाएगा, या हर्ष उ से दीर्घ उ बन जाएगा। ठीक है, बस यही, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। अब उदाहरण तौर पे देखते हैं। पहला, जैसे कि अ और अ मिल रहा है। ठीक है, ये अ 2 बार मिल रहा है, मतलब यहाँ से ये अ दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है, तो देखिए अ और अ मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया धर्म, धर्म में यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे भी अ आ रहा है, तो अ और अ मिलके आ बन गया। तो देखो ध और अर्थ मतलब थ, ये तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ ये म। अब इसको ध्यान से देखिए, आप इसको एक को समझ जाओगे अच्छे से तो आप आसानी से समझ जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध तो एज इट इज है। अब ये म्र था यहाँ पे, ठीक है, म्र था यहाँ पे और यहाँ पे अ था, तो इसका अ और इसका अ ये दोनों मिलके आ बन गए। अब तो आप देख लो कि ये म तो रहने वाला है, क्योंकि म को तो हमने कुछ नहीं किया। म में जो अ लग रहा था, मतलब जो स्वर का यूज कर रहा था म को प्रोनाउंस करने के लिए, उसका अ और ये अ मर्ज हुआ है। तो इसका अ तो यहाँ से लोप हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब मर्ज हो गया। लेकिन इसका अ तो पहले भी नहीं दिख रहा था हमें, वो तो हम सिर्फ प्रोनाउंस करने में यूज कर रहे थे। तो ये म्र का म्र ही रहेगा, लेकिन ये अ मिलके और इसका अ मिलके आ हो जाएगा, तो ये मा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। इसी तरीके से आप सब में आप देख सकते हो, वो है तो इसमें अ है, इसका अ लोप है यहाँ पे, इसका अ यहाँ से आएगा, ये अ मिलके आ बन जाएगा, तो ये स्वा आ बन जाएगा। ये इसका अ और इसका स्वार्थी, स्वार्थी बन गया। ठीक है, अब आप इजीली समझ जाओगे सबको ऐसे मर्ज कर करके। ठीक है, तो आप अगर रूल समझ गए और 2-4 की प्रैक्टिस आपने कर लिया उदाहरण का, तो आप आसानी से समझ जाओगे। सिमिलरली अ और आ मिलके क्या बन जाएंगे, आ ही रहेंगे। ठीक है, अ और आ अगर मिला दिया जाए तो भी क्या रहेगा, आ ही बनेगा। जैसे देव, यहाँ पे अ हो गया और यहाँ पे आ हुआ, तो क्या बनेगा, आ ही रहेगा। न और वो, तो ये सब क्या है, अ और आ के उदाहरण है, आ ही रहने वाला है। आ और अ मिलके भी आ ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये अगेन दीर्घ संधि है। तो दीर्घ और स्वर अगर हम मर्ज करेंगे तो हमेशा दीर्घ ही आएगा। आ और आ मिलके भी आ ही रहने वाला है, प्लस 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 ही होता है। हर्ष ई और दीर्घ ई, मतलब सॉरी हर्ष ई और हर्ष ई क्या मिलेगा, दीर्घ ई। उदाहरण के लिए अति, तो यहाँ पे हर्ष ई है और इव यहाँ पे भी हर्ष ई है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। तो इसमें इस ती का हर्ष ई, मतलब ये जो हर्ष ई है ये और इस ई
को मर्ज कर दिया तो अभी क्या बन गया, ती में हर्ष ई लग गया। ठीक है, तो ये ती यहाँ पे यूज हुआ और यहाँ का ये ई यूज हुआ, दोनों को मिलके दीर्घ ई अतीव बन गया, अतीव। जैसे कवि और इंद्र, तो यहाँ पे वो हर्षिकार है और यहाँ पे इंद्र है, तो ये इंद्र ई यहाँ से और ये हर्ष ई मिलके कविंद्र बन गए, क और वी में हर्षुकार, और ये डॉट याद रखना, जो नौ है वो ऊपर ही रहेगा, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो ये कविंद्र बन गया। ठीक है, कपि जोड़ ईश, तो क्या बन गया, सॉरी कपि जोड़ इंद्र, कपि जोड़ इंद्र, तो यह पौर्षिकार और ये इंद्र कपिंद्र बन गया। ठीक है, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र बन गया। इसी प्रकार से हर्ष ई और दीर्घ ई मिलके बी दीर्घ ई ही बनाएंगे, दीर्घ ई प्लस हर्ष ई दीर्घ ई ही बनेगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई ही रहने वाला है। हर्ष उ और दोनों हर्ष और हर्ष उ दीर्घ उ ही बनेंगे। वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेम टू सेम है। तो आपको अगर रूल याद है तो आप 2-4 की अगर प्रैक्टिस आपने कर रखा अच्छे से तो आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली हर्ष दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलके उ ही बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए सरयू प्लस उर्मी, तो यहाँ का उ, ये उ और ये उ मिलके उ ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सरयू। अब ये इसके यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उ यहाँ पे इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मर्ज होके भी दीर्घ उ का ही निर्माण कर रहे हैं, तो और कुछ तो होने वाला है नहीं, बस ये उ यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरयूमी। तो बस ये यहाँ पे सिर्फ क्या बात है, आपको रूल याद रखने की बात है कि किसका किसका मर्जर हो रहा है और क्या बनने वाला है, और वो कहाँ से पता चलेगा हमें, क्लासिफिकेशन से, टाइप से। तो ये था दीर्घ संधि का उदाहरण। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या कह रहा है कि यदि अ और आ के बाद, पहले वाले में क्या था, दोनों अ ई उ थे, इसमें क्या है अ और आ के बाद यदि ई और ई, अब आपस में इन दोनों का मर्जर हो रहा है कि अ या आ हो, मतलब अ और आ के बाद ई और ई के साथ मर्जर हो रहा है, तो क्या बन जाएंगे ये, या फिर उ है उ के साथ और री के साथ स्वर आए तो ये मिलके बन जाएंगे ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या याद रखो कि अ आ के बाद इनमें से कोई भी आए, हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ या फिर री आए, तो वो सब मिलके बन जाएंगे ए ओ और अर। उदाहरण के लिए अ प्लस ई, ये बन गया ए, जैसे कि नर जोड़ इंद्र नरेंद्र। ये थोड़ा पेज धुंधला हो गया है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, अ प्लस ई बन के ए बन गया। तो जैसे यहाँ पे न रॉ, यहाँ पे अ आया और ई से दीर्घ ई आया, तो न ये क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पे इसके अ का लोप हुआ जो कि दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ई यहाँ से हट के ए लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा नरेश। इसी प्रकार से ये उदाहरण है। या अब आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है, बस आपको सिर्फ रूल याद करना है, बाकी आपको कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे अ और री का मेल हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, अर। जैसे हमने पहले अभी रूल में देखा था, री के साथ अगर मर्जर होगा तो क्या बन जाएगा, अर। तो देव जो ऋषि, तो क्या बन गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अ, देव का यहाँ पे अ और ऋषि का री, तो ये क्या मिलके बन जाएंगे, अर। तो यह क्या बन जाएगा, देवर्षि। देवर्षि बोलते हैं, देवर्षि, तो ये अर बन जाएगा बीच का। राज जो ऋषि, राजर्षि। ब्रह्म जो ऋषि, ब्रह्मर्षि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कह रहा है, अ या आ के बाद यदि ए ऐ आए तो दोनों के बीच में मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के बीच से औ हो जाता है। मतलब दोनों में से जो भी बड़ा है, सिंपल सी बात है, ओ औ में औ बड़ा है, हर्ष उ और दीर्घ उ में दीर्घ उ बड़ा है, तो अगर दीर्घ उ को हर्ष उ में लाएंगे तब भी वो दीर्घ ही रहने वाला है। सेम कंडीशन यहाँ पे आपको, तो वृद्ध संधि में जो भी लार्जर वन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अ प्लस ए मिलके ऐ बना रहे हैं, तो एक में यहाँ पे अ आया और ये ए यहाँ से मर्ज हुआ, तो क्या बन गया, ऐ बन गया, तो एक का एक बन गया। ठीक है, सिमिलरली अ प्लस ए मिलके यहाँ पे ऐ बन गया, तो यहाँ पे अ आया, यहाँ पे ऐ आया, तो मतैक्य। ये है इसके कुछ उदाहरण, आप एक बार देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नी प्लस उन, इसमें क्या है, हर्ष ई प्लस उ मिलके यू बना रहे हैं, तो यहाँ पे नी प्लस उन न्यून बन गया। माफ कीजिए, ये दूसरे का उदाहरण है, इसमें नहीं है। ये है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग, यन संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया, यन संधि का उदाहरण बताओ, उदाहरण कौन सा इसमें से, या फिर आपको संधि विच्छेद करके दे देंगे, बोलेंगे यन संधि इसमें से किस में है। तो चलिए यन संधि का एक बार रूल जानते हैं। क्या कह रहा है यन संधि, कि जब ई हर्ष ई
दीर्घ ई या फिर हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ या फिर री के बाद भिन्न स्वर आ जाए, के बाद भिन्न स्वर आ जाए, तो मतलब इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होगा, ई मतलब हर्ष ई और दीर्घ ई का क्या बन जाएगा, ऊ, और ये जो है हर्ष ई और दीर्घ ई का ऊ बन जाएगा, ठीक है। और ऊ, बड़ी ऊ का व बन जाएगा, बड़ी ऊ का व बन जाएगा, ठीक है। और री का र हो जाएगा, री का र बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए यही है यन संधि। इसमें क्या हो रहा है, एक बार दोबारा से बताता हूँ कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, हर्ष ई, हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ और या फिर री कि इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब कोई स्वर आ जाए उसके बाद दूसरा, फिर स्वर ही की, हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो स्वर ही आएगा, तो इसमें चेंज क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई का य बन जाएगा, ठीक है। चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो जो पहले हमने ई और ई देखा था ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, य में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऊ का, छोटी ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटी ऊ जो है यहाँ पे ये बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, छोटा ऊ बड़ी ऊ में कन्वर्ट नहीं होगा, ऊ और बड़ी, छोटे और बड़े ऊ का, ऊ और बड़े ऊ का व बन जाएगा, छोटी ऊ हो या फिर बड़ी ऊ हो, इनमें से दोनों भी कोई भी ऊ हो, हर्ष ऊ और या फिर दीर्घ ऊ, ये बन जाएगा व में और री कन्वर्ट हो जाएगा र में, ठीक है। इसको बोलते हैं यन संधि। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए है जैसे ई प्लस अ, ये मिलकर क्या बना रहा है, य बना रहा है। हमने पहले डिस्कस किया था, ये य बना रहा है, ई प्लस अ य बना रहे हैं, ई प्लस अ य। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अति जोर अधिक, अति जोर अधिक, तो यहाँ पे अति में हर्ष ई है और यहाँ पे अधिक में अ है, तो ये मिलकर क्या बन रहा है, य बना रहा है। तो ये इसका हर्ष ई और हर्ष ई का लोप हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अ का भी लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक। यहाँ पे देखो हर्ष ई चला गया और आगे का अ भी चला गया, तो अ और धिक तो सेम है, अ और धिक तो सेम ही है, और ये त्या में कन्वर्ट हो गया, त्यो में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये त तो है ही और ये यो बन गया, तो तो यो संयुक्त हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। यदि जोड़ अपि, तो यहाँ पे ती यहाँ से आ गया, यहाँ पे ती यहाँ से आया और यहाँ से अ आया, तो ये क्या बन गया, यद्यपि, तो ये यो में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिए। नेक्स्ट है ऊ, जैसे ई और ऊ मिलकर क्या बनता है, यू बनता है। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, ई प्लस दीर्घ ऊ, यू बन जाता है। जैसे कि वी प्लस उह, व्यूह, व्यूह की रचना करते हैं ना, व्यूह। ई प्लस ए मिलके ऐ बनता है, जैसे सखी प्लस ऐश्वर्य, सैखैश्वर्य। उ प्लस आ मिलके वो बनता है, मतलब सु प्लस अक्ष, मतलब स्वक्ष। तो ये सब उदाहरण है यन संधि के। यन संधि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ उदाहरण है, देवी प्लस आगमन मिलके देवागमन बन जाता है। ये उदाहरण भी आप साथ में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि किसको बोलते हैं? अयादि संधि का क्या है कि जब ए, ऐ, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, मतलब इन स्वरों का अगर मेल किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो ए का ऐ, तो अब ये ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐ में। ए का ऐ में कन्वर्जन हो जाएगा, ऐ का आई में कन्वर्जन हो जाएगा, ओ का व में कन्वर्जन हो जाएगा और औ का आब में कन्वर्जन हो जाएगा। ओ का अब में कन्वर्जन हो जाएगा और औ का आब में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना। इसको बोलते हैं अयादि संधि। अयादि, अयादि संधि। इसमें क्या याद रखना है आपको कि ए का कन्वर्जन किस फॉर्म में हो रहा है? तो ए का कन्वर्जन हो रहा है आई में, आय। ए का आई में हो रहा है और ऐ में, सॉरी, ए का ऐ में और ए का
ऐ में कन्वर्जन हो रहा है, ऐ में, और ऐ का आई में कन्वर्जन हो रहा है। तीसरा ओ का कन्वर्जन हो रहा है अब में, और औ का कन्वर्जन हो रहा है आव में। ठीक है, तो बस ये 4 याद रखना है आपको, आपका ये पूरा अयादी संधि कंप्लीट हो गया। आपसे कितने भी क्वेश्चन आएगा या एग्जाम्पल आया आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको रूल याद है कि ए किस में कन्वर्ट होता है, ए ऐ में कन्वर्ट होता है, ऐ जो है वो आई में कन्वर्ट होता है, ओ अव में कन्वर्ट होता है, औ जो है वो आव में कन्वर्ट होता है, तो आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर पूछा भी जाए तो आप एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हो कि इसमें अयादी संधि है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं क्या है इसमें, ए प्लस ओ, ये ऐ बन जाएगा, ने प्लस अन क्या बनता है, जैसे उदाहरण के लिए देख रहे हैं ने प्लस अन, तो इसमें क्या कौन कौन सा मर्ज हो रहा है, इसमें ए आ रहा है और इसमें ओ आ रहा है, मिलकर क्या बन रहा है, ऐ बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ने अन बन के नयन बन गया। तो ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि किस किस का मर्जर हो रहा है और क्या बन रहा है। सिमिलरली ए प्लस ओ मिलके आई बनते हैं, ये हमने देखा था। इसे कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे न प्लस अक, इसमें क्या हो गया कि जिसमें ए है और इसमें ओ है, तो ए प्लस ओ मिलकर क्या बन रहा है, आई। तो ये यहाँ से ए पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, नौ रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नायक। ठीक है, सिमिलरली गै प्लस अक गायक, गै प्लस अन गायन। सिमिलरली ए प्लस ई अगर हो जाए तो क्या बन जाता है, आई, आई। तो नय प्लस इका नायिका, गै प्लस इका गायिका। इस तरह के उदाहरण है, मर्जर आप एक बार उदाहरण देख लीजिए यहाँ से। अब इसको मेन क्या है कि इसमें अगर आपको रूल पता है और थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया तो आप इजीली इसको कर सकते हो। विशेष, इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता है। जो शब्द केवल, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये शब्द जो है वो संस्कृत में एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है, संस्कृत में यूज होता है, ये शब्द व्रीहिवृत्त माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। खैर ये तो इंपॉर्टेंट खाली एक नोट है, इसका कोई यूज नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये है स्वर संधि। नेक्स्ट चलते हैं हम व्यंजन संधि पे। जिस प्रकार के रूल स्वर संधि के लिए वैसे ही आपको व्यंजन संधि के भी रूल्स देखने को मिलता है। व्यंजन संधि का हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर वर्ड व्यंजन हो, और व्यंजन कब हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यंजन और स्वर में, हर एक में स्वर तो होता ही है, बट फर्क क्या है कि अगर जिस वर्ड के लास्ट में अगर कोई भी वर्ड है उसमें अगर हलंत लग जाए, मतलब क्या हो गया कि वो हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से जो स्वर का अंश है उसको हमने खत्म कर दिया है, तो वो व्यंजन कहलाता है। तो आप एक इससे क्लियर कर सकते हो कि जब भी शब्द के लास्ट में आप हलंत देखो तो समझ जाना कि वो व्यंजन संधि है, बात वहीं पे खत्म हो गई। अब इसके देखते हैं व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से उसके उदाहरण। तो व्यंजन संधि को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि हलंत लगा होता है लास्ट में। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि के जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला टाइप क्या है, जसत्व संधि। ठीक है, जसत्व संधि। ठीक है, जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या होता है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। यदि स्पर्श व्यंजन, कोई यदि स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने पहले पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं, 25 है, मतलब जिसके उच्चारण में किसी बॉडी किसी पार्ट का यूज हो रहा हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। टोटल 25 है, इसको 5 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहला है कंठ व्यंजन, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, अलग अलग पोर्शन से हम बोलते हैं। तो कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इसको हम क्या कहते हैं, जसत्व संधि। इसका नाम है स्पेशली जसत्व संधि, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है फिर भी मैं बता रहा हूँ। जसत्व संधि क्या होता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, किसी वर्ग के पहले वर्ण। अब वर्ग के मतलब क ख का पूरा पहला वर्ड, च का पहला वर्ड, ट का पहला वर्ड, त और प फ, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से। 2 ऑप्शन है यहाँ पे कि जो स्पर्श व्यंजन है उसका पहला वर्ड हर एक लाइन का, मतलब चाहे वो कंठ व्यंजन का हो, चाहे तालव्य व्यंजन का हो, चाहे मूर्धन्य का, दंत का, ओष्ठ का, उसका पहला वर्ड अगर किसी स्वर या फिर उसी वर्ग के किसी तीसरे के साथ मर्ज हो रहा हो,
ठीक है, तथा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, जैसे क ख का ग आएगा, च छ का ज आएगा, ट ठ ड का अड़ आएगा, ड आएगा, त थ द का द आएगा, प फ व का ब आएगा। तो उसी का या तो तीसरे के साथ मर्ज हो, या फिर किसी स्वर के साथ मर्ज हो, या फिर चौथे वर्ण के साथ मर्ज हो। तीसरा या चौथा किसी के साथ भी मर्ज हो सकता है अगर हो रहा हो। अथवा अंतस्थ व्यंजन, हमने ये भी डिस्कस किया था, अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं, य र ल व। इस सब में से किसी भी वर्ण के साथ अगर मर्ज हो रहा हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बट थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। क्या याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ड हर एक क्लासिफिकेशन का, चाहे वो कंठ का हो, तालव्य का हो, मूर्धन्य का हो, दंत का हो या ओष्ठ का हो, किसी का भी पहला वर्ड यदि किसी स्वर के साथ या फिर अपने ही वर्ग के किसी तीसरे वर्ण के साथ या चौथे वर्ण के साथ या फिर अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण के साथ अगर मर्ज हो रहा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ही वर्ण के तीसरे में। मतलब क के बदले ग आ जाएगा, च के बदले ज आ जाएगा, ट के बदले ड आ जाएगा और प के बदले द आ जाएगा। याद रखिए सब में हलंत लगा होगा, बिना हलंत के नहीं। रिप्लेस भी करेंगे हम हलंत के साथ ही, ठीक है, क्योंकि आधा रिप्लेस होगा। हलंत का मीनिंग है कि आधा, उसमें जो स्वर का मात्रा है वो चला गया है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे क का ग हो जाना। अब इसमें देखिए दिक, तो इसमें क्या हुआ, क था और आगे ग है, ठीक है। तो ये किसके साथ मर्ज हुआ, तीसरे के साथ मर्ज हुआ। अपना क का जो पहले तीसरा वर्ड है ये तीसरे के साथ मर्ज हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, तीसरा, मतलब ये ग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तीसरे के साथ मर्ज हुआ तो तीसरे में ही मर्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। ये क कन्वर्ट हो गया ग में, तो दिग्गज, आधा ग आ गया। याद है आपको, हमने कहा कि डिस्कस किया था कि ये आधा ही आएगा, हाफ ग आएगा। तो ये क और ये ग मिलके क्या बन गया, आधा ग बन गया, ठीक है। तो ये दिग्गज बन गया। सिमिलरली दिक प्लस अंत दिगंध बन गया, दिक प्लस विजय दिग्विजय बन गया, वाक प्लस ईश वागीश बन गया। तो ये हो गया। सिमिलरली चौ का जौ में कन्वर्ट हो जाना है, टौ का डौ में कन्वर्ट हो जाना है, तौ का दौ में कन्वर्ट हो जाना है, तथा पौ का ब हो जाना है। ये तो था स्पर्श व्यंजन का। नेक्स्ट है दूसरा क्लासिफिकेशन किसका, व्यंजन संधि का। उसको बोलते हैं अनुनासिक संधि। इसका नाम है अनुनासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछते हैं एग्जाम में। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या है रूल इसका, देखिए, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, स्पर्श व्यंजन हमने डिस्कस कर लिया है, का प्रथम अक्षर, वही रूल है जिसमें क्या आता है, क आता है, च आता है, ट आता है, त आता है और प आता है, कि आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग के पांचवें अक्षर के साथ रिप्लेस हो जाता है। पहले वाले में क्या था, थर्ड के साथ रिप्लेस हो रहा था, तीसरे के साथ रिप्लेस हो रहा था। इसमें किसके साथ रिप्लेस होगा, उसी वर्ण के पांचवें के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पहला वर्ण याद ही है स्पर्श व्यंजन का। किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न और म होता है, तो अनुनासिक इसमें से कौन सा होता है वो भी आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा होता है, जनरली न और म होता है, हो तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण आ जाता है, ठीक है। जैसे कि क का अड़ हो जाना, ठीक है, अड़ हो जाएगा। जैसे वाक का वाक प्लस में वाड़ में, जैसे ट का न हो जाना, बड़ी न, सट प्लस मुख शमुख। सिमिलरली तो का पांचवा वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, न हो जाना, उत प्लस मत उन्मत्त, तत् प्लस में तन्मय, चित्त प्लस में चिन्मय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरा टाइप है अनुनासिक संधि। तीसरा आता है, तीसरे टाइप का व्यंजन संधि जिसको हम कहते हैं छत्व संधि। छत्व, छत्व संधि, छत्व संधि, छत्व संधि। इसमें क्या होता है, छ का नियम है, ठीक है। इसमें क्या है, यदि स्पर्श व्यंजन वही रहना, रूल वही रहना है कि स्पर्श व्यंजन के साथ ही, सॉरी ये है छत्व, छ संबंधी है ना, किसी भी हर्ष स्वर या अ का छ से संपर्क होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, अब कोई भी हर्ष या दीर्घ स्वर आए, कोई भी हर्ष या दीर्घ स्वर आए, चाहे वो अ आए या
आ आए या ई आए या हर्ष या दीर्घ ई ऊ या ऊ आए, तो यदि कोई भी हर्ष या दीर्घ स्वर के साथ आगे छ आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, उस छ और औ के बदले या फिर कोई भी स्वर के बदले हम चौ जोड़ देंगे, चौ। और चौ कितना, हाफ चौ जोड़ेंगे, पूरा चौ नहीं जोड़ना है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है स्व जोड़ छंद। अब इसमें क्या आया, क्या बोला, किसी भी हर्ष या स्वर, तो यहाँ पे वो है तो यहाँ पे अ आया और प्लस छंद का छ आया, तो यहाँ पे आपको छ ही देखना है खाली, क्योंकि इसके लिए एकमात्र रूल है, इसलिए इसका नियम नाम है छ संबंधी नियम, कि जो सेकेंड वर्ड है वो छ ही आना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है छत्व संधि। तो छ जैसे ही आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चौ में, लेकिन कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें जोड़ना है हमें, ये भी आपको याद रखना कि होने पर छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। छ जहाँ पर है उससे पहले चौ जोड़ देंगे, जैसे कि स्व प्लस छंद, स्व छंद, परि प्लस छेद, परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद, अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, वी प्लस छेद, विच्छेद। तो यहाँ पे आपको देखिए इस छः का कोई भी लोप नहीं हो रहा है इस केस में, इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें इसका विलय नहीं हो रहा है, इसमें ये मर्ज हो रहा है, इसमें एक एडिशनल वर्ड चौ आ रहा है, ठीक है। वी है ही, छेद भी है ही, इसमें आधा चौ बस जुड़ गया है, आधा चौ ऐड हो गया है, ये आपको इसमें याद रखना है छ संबंधी या फिर छत्व संधि में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है मौ संबंधी नियम। मौ संबंधी भी है, उसके बाद बेसिकली इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मौ संबंधी ही है। वैसे तो नियम देखिएगा तो बहुत सारे हैं, तौ संबंधी नियम है, तौ के भी बहुत सारे नियम हैं, तौ के साथ भी नौ भी है, फिर मौ भी है, बट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अब इसके बाद मौ ही है। सबके साथ अलग अलग नियम होता है, सौ संबंधी भी नियम होता है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है मौ संबंधी, ठीक है, मौ संबंधी नियम। अब मौ संबंधी में क्या होता है, यदि आप अगर देखना चाहो फिर भी तो आप एक बार देख लो, मैं आपको यहाँ पे रख देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो तौ के साथ क्या रिलेशन है, बट ये एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। बेसिकली टाइप्स जो पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया आपको। मौ संबंधी नियम में क्या है कि यदि मौ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन हमने पहले डिस्कस कर लिया, यदि मौ के बाद आधा मौ के साथ, आधा मौ का किसी स्वर व्यंजन आए तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग के पांचवें वर्ण का मेल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बोला है कि मौ का मेल यदि क से मौ तक किसी व्यंजन, मतलब वही वाली बात है, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो ये मौ उसी वर्ग के पंचम मतलब अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। बस यही यहाँ पे मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सम जोड़ कर, ये संकर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे समजोड़ अगर यहाँ पे कर है तो ये संकर में ये पूछा भी था एक एग्जाम में कि अगर सम प्लस कर है तो इसमें अब ये मौ का नियम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आधा मौ है तो मौ किससे मर्ज हो रहा है, ये स्पर्श व्यंजन है, क है, स्पर्श व्यंजन मर्ज हो रहा है, तो अब ये संकर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये अब संकर बन रहा है। तो देखिए अभी भी क तो वैसे ही है, क वैसे ही है, र वैसे भी है, सौ वैसे भी है, तो सिर्फ ये मौ के साथ चेंज हुआ है। क्या कह रहा है इस केस में, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग के पांचवें मतलब पांचवा वर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मौ यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नौ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पांचवें वर्ण में, इसलिए क्या हो जाएगा, संकर। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो आप सम जोड़ कलन, तो ये हो जाए संकलन। ये कलन अभी भी है ही, ये सौ भी है ही, सिर्फ ये मौ कन्वर्ट हो गया बिंदी में, ठीक है, संकलन। ये मौ कन्वर्ट हो गया संगति में, सम जोड़ चय संचय में कन्वर्ट हो गया परम, तो मौ कन्वर्ट हो गया बिंदी में, परंतु सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण, ठीक है। ये मौ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी सब ठीक है बट पूछे बहुत कम जाते हैं। लास्ट आता है विसर्ग संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस करते हैं। विसर्ग तो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें ऐसे डॉट लगा हो तो विसर्ग, उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि सब उदाहरण है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि निह जोर आहार निराहार बनता है, दुह जोर आहार दुराशा बनता है, दूर जोर आशा दुराशा बनता है, तपह जोर भूमि तपोभूमि बनता है, मनः जोर योग मनोयोग बनता है। अब इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है और क्या नियम है, किस तरह से कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। विसर्ग जो है संस्कृत में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता था,
लेकिन हिंदी में बहुत ही इसका लिमिटेड यूज़ हो गया। जितना संस्कृत में यूज़ होता था उतना ही नहीं के बराबर हो गया हिंदी में। हिंदी में बहुत कम जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रातः, जैसे हम प्रातः लिखते हैं वहाँ पे यूज़ होता है प्रातः। कुछ ही ऐसे जगह बचे हैं जहाँ पे, जैसे पुनः बोलते हैं, अतः बोलते हैं, सने बोलते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है, बट मोस्टली नहीं के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कुछ कुछ रूल। पहला है, ये सब आप रहने दो, मैं आपको जो जो बताता हूँ वो सुन लो आप। कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे कोई विसर्ग है, मान लो ऐसा विसर्ग दिया, उसके आगे श, तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत स, इन तीनों में से कोई स आए, ठीक है, तो वो स जो है, पूरा स जो है वो आधा स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये तीनों स आपस में हाफ हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। विसर्ग के बाद अगर ये स आ जाए तो समझ लो कि वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स आधा स रह जाएगा, मूर्धन स भी, तालव्य भी आधे में कन्वर्ट हो जाएगा, मूर्धन भी आधे में, और दंती स भी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये 100 का नियम हो गया। यहाँ पे भी होगा, आप कहीं पे देख सकते हो 100 का, ये रहा 100 का, ठीक है। निह जोड़ नहीं, ये तो विसर्ग, ये कुछ और है, रुको 1 मिनट। 100 का, ये रहा 100 का, विसर्ग का 100 हो जाता है जैसे विसर्ग के बाद, जैसे कि नमः जोड़ नहीं, ये तो दूसरा है, ठीक है। चलिए, एक तो 100 का नियम हो गया। जैसे कि निह, मैं उदाहरण बताता हूँ, निह जोड़ शंक, तो इसे हो जाएगा निशंक। दुह जोड़ शासन, दुशासन। निह जोड़ संदेह, निसंदेह। तो ये पूरा 100 से लेके आधे 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है 100 का नियम। उसी प्रकार से यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, मतलब छोटी ई और छोटी ऊ के बाद में र आए, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई या फिर छोटी ऊ के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए निह प्लस रव, निह प्लस रव, ये क्या हो जाएगा, नीरव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या बोल रहा है कि ई या ऊ हो, मतलब विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, मतलब हर्ष ई था इसमें, नी में हर्ष ई था, ठीक है। ऊ होता तो भी चलता, नू होता तो भी चलता, हर्ष ई है तो दीर्घ नहीं होना चाहिए सिर्फ। अगर हर्ष ई है या हर्ष ऊ है और उसके बाद में र आ रहा है, मतलब यहाँ पे र आ रहा है, रव, तो उस केस में क्या होगा, विसर्ग सिर्फ लोप हो जाएगा। उसी केस में आपको विसर्ग लोप होता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हर्ष ई है और यहाँ पे भी हर्ष ई है। इसका भी हम नियम देखेंगे कि दोनों तरफ अगर हर्ष ई हो तो उस केस में क्या होता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरफ हर्ष ई हो, दूसरी तरफ र हो, उस केस में क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने बताया, निह प्लस रव क्या हो जाएगा, नीरव। निह प्लस रोग निरोग हो जाता है, निह प्लस रस नीरस हो जाता है। इसी प्रकार से यदि च, छ, त, ठ और त, थ आए तो विसर्ग श, श, सौ में बदल जाते हैं। मतलब कोई विसर्ग के बाद, किसी विसर्ग के बाद यदि च है, छ है, ट है, ठ है या फिर त, थ, मतलब फर्स्ट 2 वर्ड है स्पर्श व्यंजन के, तो विसर्ग स, श, सौ में बदल जाते हैं। मतलब उसके बाद ये विसर्ग जो है वो तालव्य स, मूर्धन स और दंत स में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए निह जोड़ तार। अब इसमें क्या हुआ कि विसर्ग के बाद च, छ, ट में से कोई भी आना चाहिए, तो ये त आ रहा है, तो ये त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श में। तो इस क्या हो जाएगा, निस्तार, ठीक है। तो ये में निह तो रहा, लेकिन विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया, निस्तार में। नी 100 में कन्वर्ट हो गया, तार अभी भी है, नी अभी भी है, 100 में कन्वर्ट हो गया, निस्तार। दुह जोड़ चरित्र, दुष्चरित्र। निह जोड़ छल, निश्छल। दुह जोड़ तर, दुष्तर। निह जोड़ चय, निश्चय, ठीक है। तो इस तरह से आप रूल्स यहाँ पे देख सकते हो। वैसे सब एक ही है, बस इसमें आप तो क्या जितना आप याद कर सको उतना अच्छा है, बट मैं आपको मोस्टली उतना ही बता रहा हूँ जितने आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे निह जोड़ रोग, अभी यहाँ पे अभी हमने रो का नियम याद किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हर्ष ई दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नी रोग। ये हर्ष ई दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा, तो ये हर्ष ई दीर्घ में कन्वर्ट हो गया, निरोग बन गया। निह जोड़ रस, नीरस बन गया, ठीक है। इसी प्रकार के कुछ नियम है, मैं आपको यहाँ पे फिर भी दिखा देता हूँ। ये विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पूर्व में अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कि यदि विसर्ग, मतलब जहाँ पे विसर्ग आने वाला उससे पहले अ हो तथा बाद में क या प हो, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ प्रातः प्लस काल, तो क्या बोल रहा है, विसर्ग के पूर्व में अ है तो प्रातः, तो ये
प्रा, आ रहा है, आ प्लस इसके बाद में क या प है तो यहाँ पे क है, तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। प्रातः काल, अंतःकरण, तो इसमें अ है, ठीक है, और इसमें क है, तो इसमें क और प में से कोई भी एक आ रहा है, क या प में से, तो सेम रहेगा। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःपुर, अधः पतन, अधः पतन, ठीक है, सेम रह जाएगा। अपवाद, नमः एवं पुरः में विसर्ग का श हो जाता है जैसे, अब इस केस में ये क्या है, एक्सेप्शन है, इस केस में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है, हालांकि होना चाहिए जैसे बोल रहा है, लेकिन ये अपवाद है इसलिए इसमें नहीं होता है। जैसे कि नमः हो गया और पुरः हो गया, में विसर्ग का स हो जाता है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए उसके, ये नमः, नमः है तो इसमें भी अ प्लस विसर्ग से पहले अ है और बाद में क है, तो यहाँ पे होना चाहिए नमः जोरकार, लेकिन यहाँ पे नमस्कार हो रहा है, तो यहाँ पे वो स वाला नियम लागू हो रहा है जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। अब ये कुछ उदाहरण है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार अब मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। रूल्स एक बार आप लोग याद कर लोगे तो आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम जब लोग एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि अच्छा ये हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन में आता है। मैं इसी वीक में पूरा कंप्लीट कर दूंगा जैसा कि मैंने वादा किया था, ताकि आप एग्ज़ाम में चाहे वो बीपीएससी के लिए हो चाहे यूपीपीएससी के लिए हो, आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जा सको। जितने क्वेश्चन है उसमें से एटलीस्ट 70 to 80% तो आप करके ही आओ। जो आप पहले छोड़ के आते थे, आप यकीन मानो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़रूर 10 से 20 क्वेश्चन एडिशनली करके आओगे। अगर आप 25 क्वेश्चन आते हैं अगर यूपीपीएससी में, तो आप कम से कम 15 से 20 तो ज़रूर करके आओगे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप एक स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ पे मैं इसलिए आप आगे मूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। एक बार देख भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा, हो सकता है उस समय, क्योंकि कई बार क्या होता है संधि विच्छेद खाली पूछ लेते हैं कि इसमें संधि विच्छेद बताओ, प्रत्येक का क्या होगा, प्रति जोड़ एक। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।